को मैंने पटना में प्रेस वार्ता के जरिए इस बात की घोषणा की थी कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए एक जन सुराज के नाम से अभियान शुरू कर रहे हैं। इस पूरे सोच के पीछे जो ये प्रयास है, इसके पीछे जो सोच है वो ये कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए सिर्फ राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ना और जीतना वो काफ़ी नहीं है। बिहार में अगर बिहार की स्थिति को बेहतर करना है, बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर बिहार बनाना है, उसके लिए जरूरी है कि जो राजनीतिक दल बने या कोई नई राजनीतिक व्यवस्था बने उसमें समाज के सही लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ऐसे लोगों को ढूंढकर समाज से निकाला जा सके जो समाज की नज़र में सही लोग हैं, उनके साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसा दल बनाया जाए जो किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या किसी एक समाज का दल न हो, वो बल्कि बिहार के उन सारे सही लोगों का दल हो जो इस व्यवस्था से जुड़कर एक बेहतर बिहार बनाने के लिए संकल्पित हैं या होना चाहते हैं। इस दिशा में मैं बिहार के हर जिले में, करीब हर जिले में जाने का मैंने पिछले 3-4 महीने में प्रयास किया है। इन जिलों में जाकर लोगों से मिलना, उनसे संपर्क करना, उनकी बात सुनना, ये प्रयास किया गया है। लेकिन इसकी जो दूसरे चरण की जो मैंने घोषणा करी है कि 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से एक मैं पदयात्रा शुरू कर रहा हूं। इस पदयात्रा का जो मूल उद्देश्य है और इसका जो स्वरूप है, मैं उसके विषय में अभी आपको बताऊंगा। इसी क्रम में पहला जो मेरा डिस्ट्रिक्ट का विजिट है, उसी क्रम में मैं आज सीतामढ़ी आया हुआ हूं और 2 अक्टूबर से जो भितरवा आश्रम, गांधी आश्रम चंपारण से जो पदयात्रा शुरू करेंगे, उस पदयात्रा के दौरान ये प्रयास होगा कि बिहार के सारे प्रखंडों और करीब ज्यादातर पंचायतों में खुद पैदल चल के जो पदयात्रा है वो पैदल चलकर इन जगहों पर खुद से पहुंचा जाए, लोगों से परिचय किया जाए, लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, लोगों को जाना जाए, उनसे सीखा और समझा जाए कि बिहार में जमीनी स्तर पे क्या समस्या है, क्या उसको बेहतर करने के लिए किया जा सकता है और सबसे ज्यादा कि बिहार के उनकी नज़र में उनके इलाके में कौन से ऐसे सही लोग हैं जिनको हाथ पकड़ के, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पूरे प्रयास में अगर बिहार के सारे प्रखंडों को, प्रमुख नगरों को और पंचायतों को टच करना है तो करीब 3 से 3.5 हजार किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये पूरा अभियान करने में हमें 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। इस पदयात्रा के दौरान ऐसा नहीं होगा कि आप 10 दिन मैं पैदल चला और उसके बाद कहीं जाकर विश्राम कर रहा हूं या कोई बीच में ब्रेक ले रहे हैं। अगर बीमार नहीं पड़े या घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो 2 अक्टूबर को जब चंपारण से चलना शुरू करेंगे तो जब तक बिहार के सारे प्रखंडों पूरा बिहार कंप्लीट न कर लें तब तक वापस घर लौट कर जाने वाले नहीं हैं। जहां पर शाम होगी वहीं पर लोगों के साथ टेंट तंबू गाड़ कर रहने की व्यवस्था की जाएगी और अगले दिन वहीं से चलना फिर से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का अनुमान है कि इस पूरे प्रयास में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। इसके साथ ही हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके जरिए कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग समाज से ढूंढकर, समाज को मत के, समाज से समझकर 50,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाए जो कि इस नई राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर या इस सोच से जुड़कर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में अपना योगदान करना चाहते हैं। जब पदयात्रा खत्म होगी तो ये लोग सब साथ में बैठेंगे, यही लोग मिलकर ये तय करेंगे, क्योंकि यही दल, अगर दल बनाया जाता है तो ये लोग ही उस दल के संस्थापक होंगे। इन्हीं के पास दल को चलाए जाने की व्यवस्था क्या होगी, इसके पदाधिकारी कौन होंगे, इसके नेता कौन होंगे, इसमें टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इन सारी बातों को तय करने के लिए यही लोग मिलकर ट्रांसपेरेंट तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वोट करके उसको तय करेंगे। एक और घोषणा मैंने की है कि जब ये लोग साथ में मिलेंगे और तय करेंगे कि दल बनाया जाए, उसके लिए जो वोटिंग होगी उसके नेता के लिए, तो उसमें प्रशांत किशोर कैंडिडेट नहीं होंगे। अगर सब लोग मिलकर मेरे पक्ष में वोट कर दे तो भी मैं इस दल का नेता नहीं होऊंगा। जो भी इस दल का नेता होगा वो इन समितियों से निकला हुआ ही कोई व्यक्ति होगा, जो प्रखंड से या बिहार के ग्रासरूट से उठा हुआ कोई व्यक्ति
जो चुनकर आएगा वही इस दल को लीड करेगा। एक और अंतिम बात, जिसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। बिहार के विकास के लिए, बिहार के समग्र विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण पहलुओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद, कृषि जैसे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर 15 साल का एक विस्तृत खाका बनाकर, एक ब्लूप्रिंट बनाकर पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर ये पूरा 15 साल का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि आप ये देख सकें कि इस व्यवस्था के जरिए अगर आगे हमें बढ़ना है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा और उससे ज्यादा कैसे होगा। लोगों को ये पता करने का अवसर होगा, लोगों को ये जानने समझने का अवसर होगा कि हम लोग कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए क्या कह रहे हैं और उसको आने वाले 10 साल 15 साल में कैसे करने का प्रयास कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए देश विदेश से करीब 250 से ज्यादा इन विषयों के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया गया है। उसमें से ज्यादातर लोग बिहार के लोग हैं जो इसको स्वेच्छा से बिना किसी पैसे के इसमें योगदान कर रहे हैं और उन्होंने इस ब्लूप्रिंट को बनाने का जो प्रयास है उसको, उस काम को शुरू भी किया है। अब उसको पदयात्रा के बाद इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि पदयात्रा के दौरान जब लोगों से मिलेंगे तो उसमें से बहुत हजारों ऐसे लोग होंगे जो इन विषयों पर अपना सुझाव भी रखना चाहेंगे। इसलिए जो पूरा प्रयास है कि जो इन क्षेत्रों के महारथी हैं, इसके विशेषज्ञ हैं, उनकी सहायता लेकर एक 15 साल का बिहार का विकास का मॉडल बनाया जाए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि उस मॉडल में बिहार के लोगों की सोच, उनके सुझाव को समाहित किया जाए। इसलिए पदयात्रा के दौरान पंचायत वाइज उन पंचायतों की समस्या और उस पंचायत में जिन लोगों ने जो भी सुझाव दिए होंगे उसको हम लोग नोट कर रहे हैं, उसको इकट्ठा करेंगे और उसको उस ब्लूप्रिंट में शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मेरी ओर से मेरा वक्तव्य खत्म हुआ। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत 2000 राजनीतिक दल बना नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो मैंने आपको बताया अगले 12 से 15 महीने का जो तस्वीर है वो आपके सामने मैंने रखी है। अगर सारे लोग मिलकर पदयात्रा के बाद दल बनाते हैं, तय करते हैं कि दल बनाया जाना है, उस समय उसी मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई दल बनता है तो स्वाभाविक है कि आप चुनाव तो उसके बाद लड़ेंगे ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को गोलबंद करने के इरादे से दिल्ली गए, आपकी उसमें क्या भूमिका होगी? क्या मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मैंने तो सारा काम ही छोड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो उनका। विपक्ष के गोलबंदी में आपकी भूमिका होगी? मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं ना विपक्ष की गोलबंदी में ना पक्ष की गोलबंदी में। नीतीश कुमार जी ने जो काम लिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने चाहे जिस फॉर्मेशन में हो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। विपक्ष की गोलबंदी हो ना हो ये उनकी अपनी सोच है। मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ सकता हूं, थोड़ी बहुत जो राजनीति मुझे समझ जो अगर है, जो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 2 महीने 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपकी पार्टी अलायंस करके अगले चुनाव में लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? पहली बात मैंने कहा कि मेरी कोई पार्टी होगी नहीं। अगर पार्टी बन भी गई तो वो बिहार के उन 50,000 लोगों की पार्टी होगी। वो लोग तय करेंगे कि कौन सा चुनाव लड़ना है। जहां तक आपने अलायंस वगैरह की बात की, तो अगर आप जो मैं अभी समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, इस प्रयास से अगर कोई राजनीतिक दल का जन्म होता है तो उसमें किसी गठबंधन की कोई संभावना नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि जो पूरी स्ट्रेटजी है, जो पूरी रणनीति है, वो एक बिल्कुल नए प्रयास, एक नए लोगों के साथ एक नए प्रयास की है। अगर आप गठबंधन बनाएंगे तो दोनों में सामंजस्यता कभी बैठेगी ही नहीं।
तो नहीं, मैं अपनी समझ से अगर दल बनता है तो उस दल का किसी के साथ गठबंधन होते हुए नहीं देखता हूँ। सर, प्रशांत किशोर को लोग मानते हैं कि ये किंग मेकर है, तो वही प्रशांत किशोर है जो नया किंग को कोई बनाने की तैयारी में लगे हुए। प्रशांत किशोर किंग मेकर हैं कि नहीं है वो तो वाद विवाद की बात है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं किंग मेकर हूं। हम लोग की एक छोटी भूमिका है किसी पे चुनाव लड़ने में रही है पहले। मेरा प्रयास ये है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने जिसमें कि बिहार के समाज से ढूंढकर चुनकर चिन्हित किए हुए सही लोग को जोड़ा जाए और उनको चुनाव जिताने में, अगर वो दल बनाते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको चुनाव जिताने में जो शक्ति, बुद्धि, ताकत, संसाधन, व्यवस्था लगेगी उसमें मैं अपना योगदान करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने, क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है कि बिहार की जो आज दुर्दशा है, बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा देश के गरीब लोग रहते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग देश के रहते हैं। गरीबी रेखा से सबसे नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में हैं। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है। इन स्थितियों को बदलने के लिए ये जरूरी है कि समाज में जो लोग हैं, जो धरती की समझ रखते हैं, जिनकी ताकत है, जिनकी समझदारी है, जिनमें काबिलियत है, ऐसे लोगों को राजनीति से जोड़ा जाए और उनको राजनीति में वो भूमिका मिले जिससे कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। सर, आपने सही लोग लिखा है, कैसे विश्वास करें कि जन स्वराज के जो लोग हैं वो सही लोग हैं? बिल्कुल आपको विश्वास करने की बात नहीं है। सही लोग किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि सही आदमी कौन है। मेरे पास कोई यंत्र नहीं है कि हम देखकर बता दें कि कौन सही है और कौन गलत है। इसीलिए इतना बड़ा जो प्रयास कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल गांव-गांव जाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है इसकी समझ कुछ हद तक सिर्फ और सिर्फ समाज को है। अगर आप जिस गांव से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, आपको मालूम है कि आपके ग्राम पंचायत में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कौन व्यक्ति हैं जिसको समाज सही मानता है। उनकी मदद से ही सही लोगों को चिन्हित करने की बात है, क्योंकि किसी के पास कोई डिग्री तो ऐसी है नहीं कि सही कौन है और गलत कौन है। क्या सर, अन्ना हजारे के जो आंदोलन था और उसे अरविंद केजरीवाल जी लीडर निकले पे अन्ना हजारे जी देश से गायब हो गए राजनीति से, क्या ये भी पार्टी उसी तरह होगी या आगे चल के देश के लिए कुछ हित में काम करेगी? देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि पहली बात की जो पूरी सोच है, इसका अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी आम आदमी के बनने और उसके पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, किस पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आगे वो जो कर रहे हैं उससे प्रभावित नहीं हूं। अगर किसी सोच से मैं प्रभावित हूं तो वो आप कह सकते हैं कि आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उस व्यवस्था से मैं प्रभावित हूं, और कहीं ना कहीं ये जो दल या जो प्रयास, ये जो व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है वो उसी सोच से प्रेरित है। जैसा आप अगर ध्यान देंगे कि आजादी से पहले जो उस समय की कांग्रेस थी वो एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें समाज का कोई व्यक्ति अब जुड़कर आजादी की लड़ाई में योगदान कर सकता था। उस समय की कांग्रेस किसी परिवार, किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी एक जाति की कांग्रेस नहीं थी। आजादी में जो लोग भी बड़े लोग थे, जो जिसको भी हम और आप आजादी का बड़ा लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग कांग्रेस के थे। आपको हमको ये सोचना चाहिए कि वो सब कांग्रेस के ही क्यों थे, या ज्यादातर लोग कांग्रेस के ही लीडर क्यों थे। कांग्रेस के लीडर इसलिए थे क्योंकि जाति तो उस समय भी थी, उस समय भी लोग अलग अलग मत वाले थे, तो सब कांग्रेस की व्यवस्था से जुड़कर क्यों आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? वो इसलिए कि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को ये लगता था कि अगर हम इससे जुड़ गए तो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ आजादी की लड़ाई में योगदान कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जिसकी क्षमता गांव के स्तर पर काम करने की थी उसने गांव के स्तर पर काम किया, किसी ने प्रखंड के स्तर पर काम किया, कोई जिले के और देश के स्तर पर काम किया, कोई जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बना, कोई धरने पर बैठा, कोई पेपर निकाला, कोई जाके रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई किसी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कोई जाके गोला बारूद लूट कर आया। ये जो जिसकी क्षमता थी वो ये कर सके, विकास के लिए बनाएंगे जो लोकतांत्रिक तरीके से बनाया जाए और उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। तो मेरा ऐसा यकीन है कि बिहार में ऐसे हजारों लोग हैं जो उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं, उनमें वो क्षमता है। जरूरत इस बात की है कि उस प्लेटफॉर्म को बनाया जाए और उसको लोकतांत्रिक तरीके से बनाकर चलाया जाए। सर,
क्या आपकी जो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रही है, राम मनोहर लोहिया सर का जो विचार था कि जिंदा कम 5 साल इंतजार नहीं करती है, आपकी पार्टी किसी भी पार्टी से अलायंस होती है तो 5 साल इंतजार करेगी या नहीं? पहले ही मैंने इस बात का जवाब दे दिया। पहले तो ये आपकी पार्टी वाली जो आपकी मानसिकता है उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। किसी एक व्यक्ति की पार्टी, कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की पार्टी तो नहीं थी आजादी से पहले। ये ऐसी, देखिए समाज में ऐसी स्थिति बन गई है कि पत्रकार के तौर पर भी आपको लगता है कि पार्टी अगर है तो किसी एक व्यक्ति की ही होगी। आपकी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि ये बिहार के लोगों की पार्टी होगी और उस पार्टी में अगर बनती है, उस पार्टी का नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। तीसरा, मैंने आपको बताया कि अगर वो पार्टी बनती है तो एक नई राजनीतिक व्यवस्था आप किसी पुराने दल से गठबंधन करके नहीं कर सकते, तो उसकी कोई संभावना है नहीं। सर, इन दिनों बीजेपी की रणनीति मात खाती जा रही है। अभी आज ही झारखंड में हेमंत सोरेन ने बहुत हासिल किया। क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? मैं कुछ नहीं कहूंगा। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उनके पास इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ पहले से हैं, मैं उन पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ बीजेपी को एडवाइस करने वाला? झारखंड में जो अभी जो हालात हैं उनके लिए क्या कहेंगे? झारखंड के हालात पे मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं देश भर में ये काम 10 साल मैंने किया है और बहुत बड़े स्तर पर, जितने बड़े स्तर पर किया जा सकता था वो किया है। वो करने के बाद मैंने पब्लिकली घोषणा करी है कि मेरा वो काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वो काम करना नहीं चाहता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत, बुद्धि, शक्ति, समय बिहार में इस नई व्यवस्था को बनाने के लिए लगा रहा हूं और आने वाले कई सालों तक, जब तक इसको बना न लें, जब तक इसमें सफल ना हो जाए, तब तक पूरी तरीके से यही काम करने के लिए संकल्पित हैं। देश में तमिलनाडु में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे उसकी जानकारी हो सकती है, लेकिन ना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, ना मेरी सोच, ना मैं उससे जुड़ना चाहता हूं किसी भी फॉर्म में। जन स्वराज के सामूहिक प्रयास में युवाओं की क्या भूमिका होगी? युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर बिहार का भविष्य बेहतर होगा और यह बेहतर बनना है तो युवाओं को ही उससे फायदा या नुकसान होना है, और बिना युवाओं की भूमिका के आप बिहार की स्थिति को बेहतर तो नहीं बना सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या में तो युवा ही है। लेकिन जहां अभी तक मेरा जो 4 महीने का अनुभव रहा है, ऐसा लोग समझते रहे हैं, हम लोगों का भी ऐसा अनुमान था कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी होगी। मैं गया हूं, उसमें सबसे ज्यादा 60-65 साल के लोगों ने इस बात को सराहा है, इस बात के लिए तकदीक करी है कि भाई इसको आप कीजिए, क्योंकि इसी से इसको सुधारा जा सकता है। इसलिए युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनका अनुभव है, जिन्होंने समाज को देखा है, जाना है, परखा है, इन परिस्थितियों से शायद गुजरे हैं, उनकी बड़ी संख्या में उन लोगों की भागीदारी भी है, उनका ब्लेसिंग्स भी है, और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। सीतामढ़ी आपसे जैसी जानकारी है मेरी जी, तो सीतामढ़ी को अभी तक वो दर्जा नहीं मिला है जो अयोध्या को मिला या अन्य धार्मिक स्थलों को मिला है। देखिए, सही बात है कि राम जन्मभूमि में इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो हम लोग तो यहाँ पर सिया राम ही कहते हैं, तो उस हिसाब से माता सीता की जो जिस मंदिर में मैं गया था, उसकी स्थिति देख के ऐसा तो नहीं लगता है कि सरकार ने या समाज ने कोई बहुत बड़ा प्रयास किया है उसको बेहतर बनाने का। तो उसको बहुत बेहतर किया जा सकता है, लेकिन मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एकदम से प्लान नहीं है कि उसको कैसे बेहतर और बड़ा किया जा सकता है। ये जरूर कह सकता हूं कि ये सीता जी की जन्मभूमि है, और अगर इसको बड़ा किया जाए तो उससे इस डिस्ट्रिक्ट की और साथ में पूरे राज्य की स्थिति में बहुत फायदा हो सकता है। सिर्फ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर्यटन के हिसाब से हजारों लोग अगर आज अयोध्या आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं, तो वो अगर ये इस चीज को विकसित किया जाए तो ऐसे हजारों लोग सीतामढ़ी में भी आ सकते हैं, आते जरूर आते, मेरा ऐसा मानना है। तो उस नजरिए से इसको बहुत बड़ा किया जाना चाहिए। कैसे किया जाएगा, मैं आज मंदिर के कुछ वहां पर जो महंत हैं उनसे भी मिला, कुछ जो कमेटी में लोग हैं उनसे भी मिला। सबकी ऐसी इच्छा है कि इस पर बात करके एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए कि कैसे समाज और सरकार दोनों की ताकत और समझदारी, उनके संसाधनों को जोड़कर इसको बड़ा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे आपको कुछ समय देना पड़ेगा। जब वो अगर मैं कोई प्रारूप बनाता हूं तो आपसे साझा जरूर करूंगा। सर, आने वाले समय में राजनीति कौन सा करवट लेने वाली है?
कौन सी राजनीति दूर है, 1.5 साल से ज्यादा का समय है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि 25 का जो चुनाव है, जो बिहार में विधानसभा के जो चुनाव हैं, वो अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है या जो फॉर्मेशन है, इससे बहुत अलग फॉर्मेशन में वो चुनाव लड़ा जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इसी बात को मैंने कहीं दूसरे जगह कहा कि आप 180 डिग्री अभी टर्न हुआ है और इसमें अभी कभी कई परिवर्तन होने बाकी है। तो 2000 अभी कहा किसी न किसी जुगाड़ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 25 तक बने रहेंगे इसमें। देखिए नीतीश जी, आप देख ही रहे, ये कोई मेरा आकलन नहीं है। पिछले 10 साल में नीतीश जी का ये 6वां प्रयास है सरकार का। आपको हमको ऐसा लग रहा है कि ये 17 में एक बार उन्होंने एनडीए में किया और फिर अभी दूसरी बार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे 2012 से, जब से नई भाजपा या भाजपा अंडर मोदी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद से बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, तो 2012 से 2022 में 10 साल में सरकार का 6वां प्रयास है। आपको याद होगा 12 तक एनडीए की सरकार थी, उससे नीतीश जी अलग हुए, फिर वो उन्होंने माइनॉरिटी की सरकार चलाई, फिर 14 में चुनाव हार गए तो मांझी जी को फिर बनाया, फिर 6-8 महीने के बाद मांझी जी को हटाकर फिर बने तो वो तीसरा फॉर्मेशन हुआ, अब खुद से बने, फिर महागठबंधन के साथ सरकार चुने तो वो 4था प्रयास हुआ, फिर वापस एनडीए में चले गए तो 5वां हुआ, फिर अभी वापस महागठबंधन में चले गए। तो ये 10 साल में सरकार का 6वां फॉर्मेशन है। आप लोग ये चाहते हैं कि 25 में क्या होगा? अरे 25 में अभी 3 साल 4 साल बाकी है। जब भी कोई फॉर्मेशन बनता है तो आप यही पूछते हैं कि भाई इसका भविष्य क्या है। आप देखिए अभी 1 साल 2 साल में ये फॉर्मेशन कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक चल पाएगा, इस पर कोई दावा नहीं। हाँ, ये जरूर दावा है कि भाई नीतीश कुमार हैं तो किसी न किसी फॉर्मेशन में वहां बने रहेंगे।